नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। वैसे मोटे तौर पर मैं ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में ही बताऊंगा। दूसरा जो है ये अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग एक पेपर चलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो है 2 या 3 वीडियो के अंदर या 2-3 पार्ट के अंदर जो है पूरा लगभग संक्षेप में ये आपको कोर्स में बता दूं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात मुझे महसूस होती है कि मेरे जो वीडियो है, हालांकि भले ही बच्चे कम संख्या में देख रहे हैं, मगर राजस्थान से बाहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं। और ख़ास तौर से मेरे को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर से मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो मेरे को मैसेज करके भेजा कि सर आप ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में भी जो है एक अलग से वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा मेरे जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए मैं ये एक वीडियो जो है 2-3 पार्ट के अंदर मैं बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं आप लोगों ने, तो मेरी कोशिश जो रहती है चीज़ों को समझाने की, न कि रटने की। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें, नगरीय समाजशास्त्र की बात करें, तो प्रश्न उठना चाहिए हमारे दिमाग में कि ग्राम या नगर क्या है, किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं या नगर किसे कहते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि भारत जो है ग्रामीण जो है या कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है, मगर गांव या नगर किसे कहते हैं इस बारे में अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी बात, हम आमतौर पर हमारी एक आम धारणा रहती है कि गाँव जो है जनसंख्या में छोटा है वो गाँव, जो जनसंख्या में बड़ा है वो शहर। मगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये परिभाषा जो है सही नहीं है। हालांकि उसका एक आधार जरूर है गांव और शहर के अंतर का, मगर जो सबसे बड़ा और जो सबसे प्रमुख जो अंतर है गांव की पहचान का, या कौन सी जगह गांव है या कौन सा शहर है, उसमें अंतर का सबसे बड़ा आधार है वो है व्यवसाय। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ की बात करें, मैं लिख देता हूँ इसको। सबसे बड़ा जो अंतर का आधार है, पहला अंतर का आधार है व्यवसाय। जैसा कि आप जानते हैं गांव किसे कहते हैं, गांव की अगर परिभाषा की बात करें तो जहां आबादी 70% 75% की जो आबादी कृषि से जुड़ी हुई हो, कृषि कार्य करती हो, वो जगह गांव कहलाएगा। और जहां की आबादी 75% से अधिक की आबादी जो है खेती के अलावा बाकी कोई काम करती है, कुछ भी करें, वो गांव नहीं कहलाएगा, वो नगर या कस्बा कहलाएगा। 3 चीज़ होती है, गांव, शहर और कस्बा, विलेज, टाउन, सिटी। हम बात करें, जैसे हमारे दिमाग के अंदर एक ये बहुत बड़ी आम धारणा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या काफ़ी है, तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगर जनसंख्या जो है करोड़ों में है। मगर यूरोप की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ जो ऐसे शहर भी है जो केवल जिनकी आबादी 2000 की है, 3000 की आबादी, जबकि हमारे यूपी के अंदर गांव ही 10-10, 15-15 हज़ार की जनसंख्या वाले तो गांव होते हैं। अगर जनसंख्या की ही बात करें तो बांग्लादेश का जो विश्व का जो सबसे बड़ा गांव जिसे माना जाता है बांग्लादेश के अंदर है, उसकी आबादी 1 लाख है। अब आप सोचिए 1 लाख की आबादी में की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी 1 लाख की आबादी वाले बहुत कम शहर है। तो जो है आबादी इसका पैमाना नहीं है, पहला पैमाना है व्यवसाय का। बिल्कुल सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। गाँव में ज़्यादातर लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। खेती से जुड़ी एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिलचस्प तथ्य में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा खेती जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर, यानी व्यवसाय में उसमें एक कल्चर शब्द लिखा हुआ रहता है, जबकि आप देखिए बाकी किसी भी व्यवसाय के आगे कल्चर शब्द नहीं जुड़ा मिलता है, हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि खेती के साथ जो है पूरी संस्कृति एक जुड़ी हुई रहती है। आपने देखा होगा कि गाँव में जो भी जितनी भी जो अर्थव्यवस्था है या जो हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार जितने भी सारे हैं, वो सब खेती बाड़ी से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं की भी अगर हम बात करें तो वो भी सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो एक पूरा विश्व की अगर हम बात करें तो इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ये आपकी जानकारी लिए बताया था मैंने। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें आधार, तो जो है दूसरा महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है पर्यावरण भी एक इसका आधार है कि जो है पर्यावरण की अगर हम बात करें तो गाँव के लोग जो है पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं,
दूसरा शहर के अंदर पर्यावरण से जो है इतना निकटता उनकी नहीं होती है। तीसरी अगर हम बात करें आकार की, और यही सबसे जो आमतौर पर जो लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है कि गांव छोटे होते हैं, शहर बड़े होते हैं। हम भारत के अंदर आमतौर पर यही देखते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि ये भी एक पैमाना है। तो गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव की जो जनसंख्या होती है तुलनात्मक रूप से शहरों की तुलना में कम होती है, मगर ये कोई एकमात्र पैमाना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूरोप के अंदर 2-2 हज़ार की आबादी वाले भी शहर कहलाते हैं। वहाँ सुविधाओं से जो है अंतर होता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, खेती का हो गया। दूसरा, जहाँ सुविधाएं होगी, जहाँ पर जो है नागरिक जीवन की सुविधाएं मिलती है, वो नगर कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं वो कस्बा कहलाती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो भले ही जनसंख्या ज़्यादा हो, मगर ज़्यादातर हमारे जो शहर, हम जिनको हम शहर बोलते हैं, वो शहर नहीं होकर के कस्बे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर कि हमारा घर है, घर के बगल में हमने बाड़ा ले रखा है, उसमें 2 गायें भैंसें बांध रखी है, वो शहर की परिभाषा में नहीं आता, वो कस्बे की परिभाषाओं के अंदर आता है। तो जो है ये आकार भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है एक अंतर का आधार है, वो है घनत्व। गांव और शहर की बात करें तो जो जनसंख्या का घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो गाँवों के अंदर की अगर हम बात करें तो गाँवों में घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। शहरों के अंदर जो जनसंख्या, क्योंकि जमीन की कमी रहती है, तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो ये एक अंतर का आधार है। इसकी अगर हम बात करें तो एक और जो बहुत बड़ा अंतर गांव और शहर के अंदर आता है, वो है जनसंख्या की समानता। जनसंख्या की समानता, इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या की समानता का मतलब ये होता है कि आमतौर पर गाँव के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं उनमें काफ़ी समानताएं मिलती है। उनके रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। जबकि शहरों के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है और उनके अंदर काफ़ी विविधता पाई जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तमिलनाडु के आदमी भी रहते हैं, कश्मीर के भी रहते हैं, राजस्थान के, और रहन सहन, पहनावा सारा लोगों का आमतौर पर अलग अलग होता है। तो ये एक अंतर है समानता का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो समाज है वो कम गतिशील होता है, तुलनात्मक रूप से स्थिर होता है, यानी वहाँ परिवर्तन की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। शहरों के अंदर या गांव, नगर की बात करें तो वहाँ गतिशीलता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। मोटे तौर पर अभी फिलहाल जो है ये अंतर की बात करें तो ये अंतर हो गए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी जो है कोशिश ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर जो बेसिक चीज़ें आती है वो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप और बाकी चीज़ें जो आप किताबों के द्वारा समझ सकते हैं। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें हम पढ़ करके आसानी से उनके बारे में समझ सकते हैं। अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं कि ग्रामीण जो समाजशास्त्र है, रूरल सोशियोलॉजी, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, गाँव की बात करें, गाँव का अब आपको अर्थ गाँव का समझ में आ गया होगा। सभ्यता की शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो उद्विकास जो सिस्टम है उसकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब मनुष्य शुरुआत के अंदर तो भटकता था जंगलों में और शिकार विकार करता था, जब उसने शुरुआत के अंदर खेती का प्रारंभ किया तब जो है वो एक जगह स्थिर रह करके रहने लगा। तभी से सभ्यता की शुरुआत के अंदर से ही गाँव का उद्भव हुआ, गाँव का विकास हुआ। और पूरी दुनिया के अंदर हम देखें तो नगरों का विकास काफ़ी बाद में हुआ। और हम मोटे तौर पर देखें तो पुराने ज़माने की भी अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में केवल बड़े राजधानियाँ होती थी, वही शहर होते थे, इसके अलावा कोई शहर नहीं होते थे, गाँव होते थे, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई से देश हो। दूसरी बात, मध्यकाल के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, तब नगरों का विकास हुआ। उससे पहले नगर बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। होता क्या है कि जब आपके पास उत्पादन के साधन जो है बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें अतिरिक्त हो जाती है, तो तब जो है गाँव से नगरों का विकास होता। और गाँवों के अंदर जो है मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि गाँव जो है बेसिकली सभ्यता की शुरुआत के साथ से ही प्रारंभ हुए। दूसरा एक सवाल जो है आप लोगों के दिमाग में कई दफ़ा आया होगा कि भारत की जो संस्कृति है वो हज़ारों साल पुरानी है। बाकी देशों में भी कई संस्कृतियाँ ऐसी जो काफ़ी पुरानी थी, मगर जो है वो संस्कृतियाँ लगभग ख़त्म हो गई। हमारी संस्कृति
जो है बची रही, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण गांव थे। कारण ये था कि भारत, क्योंकि गाँव का, और आज भी अगर हम बात करें, हालांकि नगरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी भारत की जो है अभी भी ज़्यादातर आबादी गाँवों के अंदर ही रहती है। तो जो पहले जो शासक वर्ग था, मध्यकाल की बात करें, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे उससे पहले मुस्लिम शासक रहे हो, चाहे और भी कोई शासक रहे हो, तो उनके जो शासन क्षेत्र था वो बड़े बड़े शहर थे। इसलिए जो है गाँवों के अंदर उनकी पहुंच बहुत कम थी, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन भी नहीं थे, संचार के माध्यम भी नहीं थे। तो गांव तुलनात्मक रूप से जैसे के जैसे बने रहे, और इसीलिए जो है शहरों के अंदर परिवर्तन तेज़ी से हुआ, गाँवों में तुलनात्मक रूप से परिवर्तन कम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एक अंतर है। दूसरा, अगर आप गांव के रहने वाले तब तो आप गांव की हकीकत जानते हैं। बाकी आमतौर पर जो फिल्मों में जैसा गांव दिखाया जाता, हकीकत में वैसे गांव नहीं होते हैं। काफ़ी कड़ा और संघर्षमय उनका जीवन होता है। फिल्मों की तरह नाच गाने वाले वहाँ सिस्टम ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारी समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ता है। फिलहाल ये अलग बात है। हम बात करें ग्रामीण समाजशास्त्र की शुरुआत क्यों हुई। इसकी शुरुआत हुई अमेरिका में। अमेरिका के अंदर क्या हुआ कि जो है 1880 से लेकर के 1920-30 के बीच में जो है वो 40-50 साल का जो दौर था, उस दौरान एक मंदी की जो है मार चली, आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रूजवेल्ट ने जो है एक आयोग बनाया। उस आयोग के द्वारा जो है उन्होंने एक डीन बेले का एक नाम का एक डीन बेले ने ग्रामीण जीवन आयोग बनाया, और उन्होंने 5 लाख प्रश्नावलियाँ जो है अमेरिका के गाँव में वितरित की, और उसके बाद उसमें से लगभग जो है 1 लाख के आसपास का जवाब आया। सारी प्रश्नावलियों का जवाब नहीं मिला। तो वो जो उनका आंकड़े एकत्रित हुए, एक जो डेटा एकत्रित हुए, उनसे जो है समाजशास्त्रियों ने जो है ग्रामीण समाजशास्त्र की जो है ये हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से विकास इसका प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव का विकास के आधार पर ही पूरे देश का या समाज का विकास हो सकता है, उनका ये मान। तो इस तरह ग्रामीण समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। और भारत में भी जो है अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें तो आज़ादी के बाद से जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि और सरकार ने भी गाँव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। तो समाजशास्त्रियों ने इन्होंने जो है इसमें काफ़ी अध्ययन किए। अगर हम महत्वपूर्ण जो है अध्ययनों की बात करें तो विदेशियों में जो है सोरोकिन हुए, रॉबर्ट रेडफील्ड है जो है, इसके अलावा मॉरिस ओपलर है, इन लोग, मैकिम मेरिट है, इन लोगों ने भारत के अंदर भी इन्होंने काम किया। इन्होंने मैकिम मेरिट ने, और ये जो है भारत की अगर हम बात करें, भारत में आंद्रे बिताई हुए, MN श्रीनिवास और बहुत सारे जो है समाज, लाल बिहारी डे जिन्होंने शुरुआत के अंदर ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में शुरुआत की थी इन्होंने यहाँ भारत में। तो इस तरह बहुत सारे जो है अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र को लेकर के हुए। तो यहाँ अब मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा उसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। ग्रामीण नगरीय सांतत्य, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। तो ये जो है इसका ये अवधारणा दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसकी अवधारणा दी थी, और इसके बारे में बेसिकली अगर हम ये देखें, सांतत्य या कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई एक सिरा, जैसे ये 2 सिरे हैं मान लीजिए, और ये सिरा से लेके ये सिरा, एक मान लो गांव है और दूसरा शहर है मान लीजिए। तो पहले ये माना जाता, एक अवधारणा तो ये कहती है गांव और शहर बिल्कुल विपरीत है। उसके जो है उसके अलावा एक अवधारणा है, वो है ग्रामीण नगरीय सांतत्य, यानी एक कंटिन्यूम चलता है कि भाई ये इन दोनों ये कोई दो विपरीत छोर नहीं है, बल्कि इन दोनों छोरों के बीच में काफ़ी समानताएं और केवल मात्रा का अंतर है कि भाई गांव और शहरों के अंदर जो सुविधाएं हैं या जो रहन सहन रीति रिवाज, उसमें मात्रा का, सुविधा को फर्क है। तो वो चीज़ जो अवधारणा वो कहलाती है ग्रामीण नगरीय सांतत्य, इसको कहते हैं। ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवधारणा दी थी। अब हम बात करेंगे भारत में ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत गाँव का देश है, कृषि प्रधान है। तो जो गाँव की जो विशेषता है उनकी अगर हम बात करें तो पहली विशेषता सीधी बात है कि उसका आकार छोटा, और इसी कारण से हमारे ये एक सबसे बड़ा भ्रम रहता है कि गांव और शहर की अगर हम अंतर की बात करें तो हम सीधा जवाब देते हैं कि जहाँ जनसंख्या कम है वो गाँव है, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वो शहर है। ये केवल भारत के अंदर ही देखने को मिलता है, मगर एक महत्वपूर्ण जो है एक आधार है हमारा, गाँव का एक आकार छोटा होता है जनसंख्या के बारे में, या जो क्षेत्रफल की तुलना में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी तुलनात्मक से छोटा होता है। दूसरी बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है
भारतीय ग्रामीण समाज या कोई भी ग्रामीण समाज हो कृषि प्रधान होता है और खेती के ऊपर ही उनकी सारी अर्थव्यवस्था चलती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कम से कम 70-75% की जो आबादी वो कृषि से सीधे तौर पर जुड़ी रहती है, तो वो ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर तीसरी बात करें तो जो ग्रामीण समुदाय के अंदर जो परिवार का अधिक महत्व होता है, संयुक्त परिवार की इनकी अगर बात करें तो ये जो है एक ये भी महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो जो हालांकि धार्मिक प्रवृत्ति के गांव शहर सभी होते हैं, मगर तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो गांव के लोग जो है ज़्यादा धार्मिक जो है वहाँ धर्म का महत्व अधिक पाया जाता है। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को कि गाँव के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की कसम या जो धर्म के नाम की जो कसम दिलाते हैं तो वो उसके आधार पर झूठ नहीं बोलते, जबकि आमतौर पर ऐसा शहरों के अंदर तुलनात्मक रूप से अब ऐसी प्रचलन में ये चीज़ें नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रामीण समुदाय की या भारतीय ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। प्राथमिक संबंध का मतलब होता है कि परिवार के अंदर जो माता पिता भाई बहन जो और ये जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक संबंध कहलाते हैं, यानी सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जो संबंध है इनकी प्रधानता होती है। अपेक्षाकृत स्थिर जीवन होता है, यानी आमतौर पर गाँव की जो है दिनचर्या या जीवन होता है वो तुलनात्मक रूप से उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आप देखिए गांव की जो बात करें तो गाँव में बरसों तक जो है कोई परिवर्तन नहीं आते, जबकि शहरों में बहुत तेज़ी से हमारी दिनचर्या में लाइफस्टाइल में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। तो ये अपेक्षाकृत स्थिर जीवन होता है। सबसे एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि जाति का महत्व गाँव के अंदर बहुत अधिक होता है। आज भी जो है एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मैं जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये पूरी तरह से एकेडमिक के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर किसी तरह का कोई राजनीतिक से या कई लोगों के दिमाग में रहता है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं तो उनको सोशल मीडिया का भूत ज़्यादा सवार रहता है तो वो फालतू के वीडियो ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल जो तथ्यात्मक बात है वही मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि जाति प्रथा की, जैसे मैंने अभी बताया कि गांव के अंदर एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। गांव के अंदर अभी भी पहचान जाति से होती है। अगर कोई दो व्यक्ति मिलते हैं अजनबी तो आमतौर पर उनका पहला सवाल होता कि आपकी जाति क्या है, तो ये जबकि शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जाति का अभी भी वहाँ बहुत अधिक महत्व और जाति के अंदर एक कास्ट सिस्टम आएगा तब मैं आपको इसको बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ श्रम विभाजन का एक अभाव होता। ये शब्द लिख रहा हूँ मैं, श्रम विभाजन। यहाँ श्रम विभाजन का अभाव का मतलब ये नहीं कि वहाँ श्रम विभाजन ही नहीं होता है। मोटे तौर पर पूरी दुनिया में श्रम विभाजन का मतलब काम का बंटवारा। तो जैसे घरों के अंदर होता है कि हम आमतौर पर पूरी दुनिया में ये मानते हैं कि घर के घरेलू काम महिलाएं करेंगी, बाहर के काम पुरुष करेंगे। ये छोटी चीज़ें तो है, मगर मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन जो है गाँव में तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। शहरों में श्रम विभाजन पूरी तरह से व्यवस्थित तौर तरीके से होता है। वहाँ गाँव के अंदर इस तरह का विभाजन नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो महिलाएं जो खेत का काम भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, पुरुष, और इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं। इसके अलावा जो है गाँव की बात करें तो वहाँ कोई स्पेशलाइजेशन वाला मामला भी नहीं है कि भाई काम के अंदर कोई किसी तरह का। तो वहाँ जो ये श्रम विभाजन का तुलनात्मक रूप से जो है शहरों की तुलना में थोड़ा कम होता है, अभाव होता है उसका। एक और महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो है कि गाँव के अंदर जो है जजमानी सिस्टम पाया जाता है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। जजमानी सिस्टम क्या है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसके अंदर आगे की जो चीज़ आएगी उसमें बताऊंगा। अगर आप गांव के रहने वाले तो आप लोगों को पता होगा कि गांव के अंदर जो जातियां हैं वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर व्यावसायिक तौर पर निर्भर रहती है। वो चीज़ कहलाती है जजमानी व्यवस्था। मैं आपको इसमें डिटेल में आगे उस समय बताऊंगा। दूसरा इसकी ग्रामीण समाज की जो है महत्वपूर्ण एक विशेषता ये अगर कहें कि गतिशीलता का अभाव है, यानी कि गाँव के अंदर जो है परिवर्तन तुलनात्मक रूप से कम होता है। हालांकि अब परिवर्तन ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत तेज़ी से परिवर्तन सभी जगह हो रहे हैं, गाँव के अंदर भी तुलनात्मक रूप से हो रहे हैं, मगर जो पिछले अगर 405 सालों की देखें तो वो तुलनात्मक रूप से परिवर्तन बहुत कम हुए, जबकि शहरों में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए। आखिरी विशेषता की अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर सादा सरल जीवन पाया जाता है, शहरों के अंदर इसका तुलनात्मक रूप से अभाव रहता है। तो ये मोटे तौर पर भारत में ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की यहाँ बात हुई। अब हम फिलहाल
जो है ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, भारत में ग्रामीण जो है समाज समुदाय की जो विशेषताएं बताई। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको यही जो है रोकूंगा और आगे के 2-3 पार्ट और मैं बनाऊंगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप जो है आपके सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर ये पेपर अगर चलता है तो मेरा ये वीडियो पूरा तरह देखें, इसके बाद ही आपको आगे के वीडियो निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई शंका समाधान हो तो आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पर 9414317258 इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।